जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं भारत का भूगोल। जितने भी क्वेश्चन है, खासतौर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले सामान्य परिचय क्षेत्रफल के विषय में देखेंगे भारत के, फिर ऐसे करते हुए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको फास्ट वे में देखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिगत आने वाले समय में जो कि यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम लगा हुआ है बच्चों का, तो देखते हैं इसको देर न करते हुए। सबसे पहला चैप्टर है सामान्य परिचय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत एक एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और भारत को दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं। और भारत जो कि अगर आकृति देखा जाए तो चतुष्कोणीय आकृति है, कुछ आकृति इस ढंग का है, चतुष्कोणीय आकृति है। और अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल में कंपैरिजन किया जाए तो 7वां है। पहला है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में रसिया है, दूसरा कनाडा, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है चाइना, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली 7वें नंबर पर अपना प्यारा देश भारत है। वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से चाइना है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर भारत है और बहुत ही जल्द भारत फर्स्ट नंबर पर आने वाला है। 26 जनवरी 2020 से भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हाल में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना है। और भारत का क्षेत्रफल देखा जाए, टोटल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग पूरे संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। वहीं पर जनसंख्या, टोटल जनसंख्या का पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या से कंपेरिजन किया जाए तो 70.5% है भारत की जनसंख्या। ये नवीनतम 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, अभी लेटेस्ट में कोई जनगणना हुआ नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बता रहे हैं। और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो कि उत्तर से दक्षिण तक अगर देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है। वहीं पर पूर्व से पश्चिम देखा जाए 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम किलोमीटर है। ठीक है। और पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग जिसको बोलते हैं पीओके, जो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसका क्षेत्रफल है 78,114 वर्ग किलोमीटर। वहीं पर चाइना जो कि अक्साई चीन के अंतर्गत आता है, चाइना ने भी गैर कानूनी ढंग से कब्जा रखा है, 5,180 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल चाइना के कब्जे में है। और इसके अलावा देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में टोटल गाँवों की संख्या 6,40,932 है गांव। तो अब इसके क्वेश्चनों को देखते हैं वन बाय वन करके और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भारत के बारे में सही कथन बताना है। तो भारत यह स्तनमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और देखिए, अक्षांश देशांतर रेखाओं को अगर बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करना है तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है और 2.4% पूरे भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। और जनसंख्या जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 70.5 है। 6,40,932 गाँव हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत का टोटल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जो कि उत्तर से दक्षिण तक है। तो सबसे दक्षिण में जो कि है South.8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पर अगर पूर्वी विस्तार देखा जाए, पूर्वी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार तक फैला है। ठीक है। इसी का
एवरेज निकालते हैं तो जो भारतीय मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी का एवरेज जो कि लेते हैं, ठीक है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है भारत का मानक समय। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है। उसकी सीमा का कुल विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब देखते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार का विषय में। तो देखिए इसमें भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मुख्य भूमि का है, ठीक है। इसके अलावा देशांतर विस्तार देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरी है। इसके अलावा देखिए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किस राज्य से होकर, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान है। इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं भारत का कर्क रेखा के विषय में। देखिए वन मोर पॉइंट, अगर अक्षांश रेखाओं के अंतराल 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा के जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरह अगर विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या देखा जाए तो 179 टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी है 111.33 किलोमीटर होता है। अब देखते हैं भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट पर भारत का कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश को भारत को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। याद करने का तरीका है मित्र गमछा झार, मतलब देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसको आप याद किए रहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय है 23 डिग्री 30 मिनट है। अगरतला, गांधीपुर, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से किस रेखा से निकटतम दूरी पर है, जो कि निकटतम दूरी पर जो है कर्क रेखा से निकटतम है गांधीनगर। वहीं पर कोलकाता निकटतम है कर्क रेखा के। इसका अक्षांश आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट को ही कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी अक्षांश में है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर है जबलपुर। आपको थोड़ा सा एक अनुमान लगाना होगा, अनुमान से आप देख सकते हैं। आप तो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड तो आप लेकर बैठे नहीं हो, तो आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि कर्क रेखा किस क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अगर आप मैप बेस्ड स्टडी किए हैं तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से जो मेन सिटी है उसको आप देख लीजिए, कौन कौन सिटी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों के जो इंपॉर्टेंट सिटी है उसको आप देख लीजिए। फिर से आप क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा मानक समय को देखा जाए तो भारत का मानक जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको पता है 82 डिग्री 30 मिनट होता है, जो कि देशांतरी विस्तार होता है, देशांतर रेखा से लिया गया है। और यह देशांतर रेखा जो कि मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद से होकर गुजरता है। और ग्रीनविच टाइम जो कि होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम से
5.5 घंटे का डिफरेंस, 5.5 घंटा भारत का समय जो कि आगे है, पॉजिटिव में है। देखिए समय कैसे निकाला जाता है, हम लोग ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियो, बहुत ही विस्तृत अध्ययन किए हैं। समय आप कहीं भी रहिए, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से आप समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक समय को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणन पर चुना जाता है। और भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय जो होता है 2 घंटे का अंतर होता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप मैप देखेंगे, कुछ ऐसे ही मैप है। ठीक है, कुछ ऐसे ही मैप है। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है। तो इन दोनों के बीच के जो अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, टाइम निकाल जाए 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जो कि भारत का मानक समय इस तरह लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, क्या नाम है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पे है। तो लगभग माना जाता है, देखिए दोनों का एवरेज ही है भारत का मानक समय, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। जो मानक समय है, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में काटती हैं, इसलिए इन सभी को ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान हेमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, आपको पता है 24 घंटे में 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, इस प्रकार अगर 15 डिग्री देशांतर रेखा का दिखाया जाए तो 1 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब अगर 15 डिग्री आप मूवमेंट कर लिए तो 1 घंटे का समय हो गया है। ठीक है, और सूर्य जो होगा पूर्व में उदय होता है, आपको पता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। तो 0 डिग्री जो प्रधान हेमंतर जिसको बोलते हैं, पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से आगे, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है। ठीक है, तो इस तरह 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, वहीं पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। और इसी प्रकार अगर पश्चिम जाते हैं तो 12 घंटे पीछे का समय होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान का सुबह पर 6 बजा है, तो उसी स्थान का अवस्थिति जिस पर यामोत्तर पर है तो उसकी अवस्थी होगी 172 डिग्री 30 मिनट होगा। इसको आप निकाल सकते हैं। 6 बजा है तो पूछ रहा है ग्रीनविच टाइम पर समय क्या होगा, तो 5.5 घंटा माइनस कर दीजिए इसमें। ठीक है, और 1 घंटा में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो आप ऐसे समय से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के नाम देख लेते हैं। वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? 2 घंटे का अंतराल होता है। इसके लिए आपको एक गुजरात सबसे पश्चिमी है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, दोनों के बीच का जो समय का डिफरेंस होगा 2 घंटे का होता है, आपको पता ही होगा, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। सत्य कथन है, औरंगाबाद का जो अक्षांश वडोदरा और पुणे का अक्षांश के बीच चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकट रीवा के शहर से लिया जाता है। रीवा के देशांतर के निकट शहर है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। यदि पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये IAS के 1999 में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप समय कैलकुलेशन करना जानते हैं तो बस फार्मूला वही लगेगा। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।
इसके अंदर से देखते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र जो भारतीय मानक समय है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से होकर गुजरती, टोटल 5 स्टेटों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है प्रयागराज, इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखाएं हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ग्रीनिच टाइम से भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे प्लस में है। वहाँ पे देखा जाए बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे में दिल्ली के सबसे निकट जो है बेंगलुरु है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय के 5 बजे हैं तो गुजरात के कांडला में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। तो सुबह के 7 बजेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह जल्दी होगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं क्वेश्चन को, दूरस्थ बिंदु को देखते हैं। दूरस्थ बिंदु जो कि सबसे भारत के साउथर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, आपको पता है। मैप अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसे ही। देखिए, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैप है अपने प्यारा देश भारत का। ठीक है, कुछ यही मैप है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मैप है। देखिए, ये गुजरात यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। ठीक है, और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु सबसे दक्षिण पॉइंट है, और जम्मू कश्मीर इंदिरा का जो लद्दाख है सबसे पूर्व में है, सबसे उत्तर में, सॉरी। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण का हम लोग देख लिया। ये तो राज्यों के विषय में देखे हैं। और दक्षिण में देखिए, अगर मेन भूमि पर लिया जाए तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए टोटल केंद्रशासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए तो इधर अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे साउदर्न पॉइंट है, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में सबसे। तो देखते हैं, तो चारों पॉइंट को देखते हैं। सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। वहीं पर मुख्य भूमि पर देखा जाए तो कन्याकुमारी में है सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तमिलनाडु में। इसके अलावा उत्तरी पॉइंट को देखा जाए, सबसे उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में है। और पश्चिमी पॉइंट जो कि गुजरात में गुहार मोती है गुजरात में। वहीं पर केबुथी जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, केप केमोरिन देखा जाए तो कन्याकुमारी में, भारत का वह स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ये पॉइंट जो कि हैं यहाँ पे तीनों मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी ये है। ठीक, और अरब सागर, हिंद महासागर यहाँ पे आके तीनों पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी स्टेट है और गुजरात सबसे पश्चिमी स्टेट है। वहीं पर 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती गुजरात का देशांतर है। वहीं पर देखा जाए, भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वहाँ पर कन्याकुमारी है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में से वह स्थान जो नगर सबसे पूर्व की ओर है वह है लखनऊ। सीमावर्ती देशों को देखते हैं। भारत के निकटतम सबसे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका है भारत के सबसे पड़ोसी देश हैं। लेकिन मैप बहुत इसमें आपको याद होना चाहिए, बिना मैप का हम लोग इसको फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम के दृष्टिगत से हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट वे में पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी हम लोग अच्छे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं कहीं पे प्राकृतिक है, कहीं पे मानव निर्मित है।
भारत की अगर स्थलीय सीमा में देखा जाए, उत्तर में चीन, नेपाल, वहीं पर दक्षिण उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, पूर्व में बांग्लादेश हो गया और म्यांमार भी है। इसके अलावा देखिए, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं एक कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों हैं, जबकि अन्य देश जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो कि भारत की सीमाएं प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत एक तरह से बाउंड्री का काम करता है और बहुत ही हिमालय पर्वत का महत्व भी है। आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, रसियन जो कि यूरेशिया से बोल सकते हैं, ठंडी हवाएं को रोकता है। भारत के जो साउदर्न पॉइंट से जो दक्षिणी छोर से जो मौसम बनता है, तो बारिश के पानी को रोक कर बारिश कराता है, खासतौर से भारत की जो उत्तर पर्वत, गुजरात वाले, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश का सीमा जो कि भारत के साथ जो लगता है, टोटल 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ भारत का सीमा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751। अब इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश के साथ जो भारत का राज्य सीमा साझा करता हुआ है पश्चिम बंगाल, असम। बांग्लादेश के साथ जो भारत का सीमा साझा करता हुआ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ है। वहीं पर चाइना के साथ में है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। पाकिस्तान के साथ लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर तो है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो गया। नेपाल के साथ उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है नेपाल के साथ। इसके अलावा देखिए, म्यांमार के साथ भारत का जो सबसे पूर्वी जो राज्य होंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान के साथ टोटल 106 किलोमीटर के साथ लद्दाख सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को डिस्कस करते वन बाय वन करके। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वह है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य है मेघालय है, असम, त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है, वह है मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उपनिष्ठ है वह है असम की सीमा। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश का है। और नेपाल के विषय में देखा जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम राज्यों में से भारत से जो अपनी सीमा नहीं बनाने वाले राज्य है नागालैंड है। बांग्लादेश से सीमा भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा निर्धारित की गई रेड क्लिप के द्वारा की गई है। डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड लाइन कहते हैं। वहीं मैकमोहन भारत और चाइना के बाउंड्री सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सुपर इम्पोज, अध्यारोपित बोलते हैं इसको, मतलब किसी के द्वारा बनाई गई निर्धारित की गई रेखा है। भारत और चाइना की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा मैकमोहन है। भारत श्रीलंका से अलग करती है पाक जलडमरू मध्य से। वहीं पर भारत, नेपाल, भूटान और चाइना की जो सीमाओं में मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हुआ है त्रिपुरा। इसके अलावा भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम देखा जाए तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। अब देखते हैं भारत की भौतिक विभाजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, भौतिक विभाजन को पूरा देखेंगे।
तो आपको पता है पूरा चुंबकत्व जो अध्ययन की वह शाखा है जिसमें चट्टान अवसाद और निर्माण के समय जो संरक्षित गुण हैं उनका अध्ययन किया जाता है और प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। अल्फ्रेड वेगनर थे वैज्ञानिक, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया। और महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोला था कि भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो कि है भी। गोंडवाना भूभाग के जो विशाल क्षेत्र में कौन कौन पार्ट आते थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड जो कि मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में पड़ गया। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड कई पार्टों में टूट गया। ठीक है, इसमें भारत का भी पार्ट था। और जो कि भारत का प्लेट था गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर, जो कि रसिया की तरफ, चाइना की तरफ विस्थापित होने लगी। और जो रसियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बोलते थे, भारत का प्लेट और यूरेशियन का प्लेट जाकर टकरा गई। जैसे टकराई तो उनके बीच में जो समुद्र था जिसका नाम था थेथिस सागर था, उनके बीच जो अवसादी सब चीज़ें थीं, वहाँ से दोनों प्लेटों के टकराने से एक पर्वत का निर्माण हुआ। उसी पर्वत को बोला गया हिमालय श्रृंखला बना। ठीक है, हिमालय जो कि पूरा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा है जो कि पहले नहीं था, न्यू में बना है। इसमें शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ और पताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थेथिस सागर जो थे हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़े द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन जो कि उत्तर पर्वतीय और प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली जो नदियों को अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग जिसको बोला उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। उत्तरी मैदान में देखिए पूरा जो आपका नदी के किनारे के तट आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उत्तराखंड का, ये सब रेंज लेकर पूरा है। और भूगर्भी अगर देखा जाए, भूगर्भी रूप में जो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार और प्रायद्वीपीय पठार का जो बहिर्शाही आउटलायर है, यह एक समतल भूमि है जो कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गए। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। भारत के जो कि प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। एक उत्तर का प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और विशाल मैदान तो पता ही है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप, 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए 1 बाय 1 करके चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि है इसको हम लोग इरेज कर लिए। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं। भूतल से भारतीय स्थलपिंड सरका है, उत्तर की ओर सरका है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे बोला गया गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सब गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, भारत विभाजित हुआ 4 प्राकृतिक प्रदेश जिसको अभी देखे हैं। उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों का अनुभव होता है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे कि रसिया में है। और सिंधु गंगा मैदान इतनी जलोढ़ मृदा से वंचित रहती, तो समझिए उस क्षेत्र में बिल्कुल ही पानी का अभाव होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल अलग होता। हो सकता है बहुत ज़्यादा सूखा का अनुभूति करना होता।
सत्य कथन है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत है। फोल्डेड बोलते हैं उनको, फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं से कोयले का बृहदम भंडार है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। भारत में भू आकारों की रचना के दृष्टि में सही कथन बताना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति और काल। दक्कन ट्रैप है जो कि क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन जिनको बोला गया सेनोजोइक, अरावली पर्वत को जो कि प्री कैम्ब्रियन काल का है। वहीं पर नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो कि अत्यंत नूतन है। इसके अलावा देखते हैं केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का जो कुट्टानाडु है प्रसिद्ध है, जो कि भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के रूप में केरल को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी तरह यूपी में धान का कटोरा बोला जाता है चंदौली को, जो कि वाराणसी के निकट है। वाराणसी से कटा हुआ जिला है, धान का कटोरा बोलते हैं। बहुत सारा सिंचाई के लिए गंगा की नदी है और बहुत सारे नहरों का निर्माण है, उसकी वजह से वहाँ पर धान का कटोरा बोलते हैं। और FAO के द्वारा वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। इसके अलावा देखिए मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है उसको बोलते हैं रोहतास। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है उसको बोलते हैं सिंधु क्षेत्र। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है उसको बोला गया है गोंडवाना। आई होप इसको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे पर्वतों के विषय में देखेंगे, इसके बाद दक्षिण पर्वतीय प्रदेशों को भी देखेंगे और पठारों को भी देखेंगे। सारे को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो बने रहिएगा। तो देखते हैं उत्तर भारत का या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के विषय में। आपको पता है कि भारत की उत्तरी सीमा का विस्तृत जो कि हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टिकोण से बिल्कुल नमित बलित पर्वत है, जो कि ठैथी सागर और यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना जो कि अपना भारतीय प्लेट के टकराने से ही, भारत का प्लेट जो गोंडवाना प्लेट का पार्ट है, तो टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि बिल्कुल नवीन और बलित पर्वत है। ये जो पर्वत श्रृंखला हिमालय है सबसे पश्चिम पूर्व दिशा में देखा जाए तो सिंधु से लेकर सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतश्रेणियाँ है और हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है। 2500 किलोमीटर बहुत कम नहीं होता, 2500 किलोमीटर की लंबाई और 250 किलोमीटर तो उसकी चौड़ाई है। औसत चौड़ाई इसका है, औसत चौड़ाई 250 मतलब 240 ले लीजिए, तो बहुत ज़्यादा है 250 किलोमीटर चौड़ाई। तब जाकर ऊंचाई भी 8848 किलोमीटर जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वत की ही चोटी है, जो कि नेपाल में 8848 मीटर है इसकी चोटी। और एक जो आकृति देखा जाए तो एक अर्धवृत्त का आकृति बनाता है और इसकी चौड़ाई जैसे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 150 किलोमीटर। इसी का एवरेज निकाला गया है तो टोटल जो कि 240 किलोमीटर औसत चौड़ाई है हिमालय का। भारत के प्रमुख जो हिमालयी प्रदेश हैं जो हिमालय के पास में है स्थित राज्य, उसमें से जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख तो है ही, सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब जो कि आपको मिलेगा आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के पास में। और हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल का भी पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और हिमालय के निर्माण के आधार पर इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय मध्य हिमालय को सबसे वाह हिमालय जो शिवालिक जो सबसे बोल सकते हैं कि ईस्टर्न पॉइंट को, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और भी इसमें कुछ पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है, क्वेश्चन देखेंगे तो उसी में सारे को डिस्कस करते हुए चलेंगे। माउंट एवरेस्ट आपको पता है एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है।
एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और यह नेपाल के तिब्बत सीमा पर है। और कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में तीसरी सबसे चोटी है। तीस्ता नदी और पश्चिमी तामू नदी के बीच में है कंचनजंगा। ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन और डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है सतत वाहिनी नदियां हैं। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमालय जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, तो बर्फ़ जैसे जैसे पिघलती है हमेशा ही, तो जिसकी वजह से जो नदियां हैं, हिमालय से निकली नदियां, पानी हमेशा रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का जो कि अधिकांश हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्राप्त करता है। जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल करेक्ट है। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत जो कि हिमानियों से है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है, और जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को बोला गया भांबर। देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के जो गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में जो सिंधु हो गया, पूर्व में तीस्ता के बीच जो समतल मैदान है उसको भाबर बोलते हैं। सामान्यतः 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई जो कि हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण जो शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं भांबर। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो कि शिवालिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा हिमालय का है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालयों के मध्य। लघु हिमालयों के जो दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ होती हैं। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है, प्लायोसिन युग में, जो कि लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पहले। औसत ऊंचाई जो कि 900 से 1100 मीटर है शिवालिक का। और गिरिपथ की स्थितियों जो कि शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में भांबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। सतलज और काली नदियों के मध्य हिमालयी भाग कुमायूं कहलाता है। वहीं पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। साथ ही साथ लद्दाख हो गया, सिक्किम का भी पार्ट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। हिमालय के तरुण वाली पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं गहरे खड्ड, यू आकार वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी ढाल प्रवणता। इसको देखिए, क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें बताना है, ये जो कि IAS के 1995 में क्वेश्चन आया है। तो देखिए, 1 नंबर जो कि दर्शाता है काराकोरम श्रेणी को, दूसरा नंबर जो कि लद्दाख है, थर्ड नंबर जो कि जास्कर है, फोर्थ नंबर जो कि पीर पंजाल को दर्शाता है। लघु हिमालय में शिवालक और महान हिमालयों के मध्य को लघु हिमालय बोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, सबसे फाइनली में दक्षिण की ओर देखा जाए तो शिवालिक हिमालय है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो सही क्रम है शिवालिक, लघु, महान हिमालय है। विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन है शिवालिक। उच्चावच आकृति, क्योंकि शिवालिक क्यों है, क्योंकि शिवालिक जो कि हिमालय पर्वत का भाग है। शेष जो कि विंध्य हो गया, अरावली हो गया, ये सब गोंडवाना का ही पार्ट था, तो बहुत पहले से ही है, बहुत पुराना है अरावली, विंध्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर जो क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाओं का जो सही क्रम है कंचनजंगा है, एवरेस्ट, अन्नामलाई और धौलागिरी है। ठीक, अन्नपूर्णा है, अन्नामलाई नहीं, अन्नपूर्णा है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी
श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है, जो कि तापमान में गिरावट, वर्षा में बादल और मिट्टी का अनुपजाऊपन। अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति के दृष्टि से सबसे नवीन जो श्रेणियां हैं पटकाई श्रेणी, जो कि हिमालय में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से जो संलग्न नहीं है वो त्रिपुरा है। जो पटकाई पहाड़ी है असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। पीर पंजाल जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर में है। अटल टनल, देखिए अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टनल जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी टनल है, हिमालय के पूर्वी पिंजाल से श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है और भारत की सबसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखा था और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। इसके अलावा देख सकते हैं आप, लद्दाख जाकर पश्चिम पीर पंजाल और पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार, जो कि अक्साई चीन का भाग है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है, जो कि मध्य हिमालय का पर्यायवाची शब्द है हिमालय। और भारत में अरावली, विंध्य और हिमालय श्रेणी में से और पूर्वी घाट में से नवीनतम जो है हिमालय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मणिपुर पहाड़ियों में से इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन। लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, वहीं पर वाय हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सत्य कथन है, भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ, वहीं पर पुलिकट लेक जो होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और में फैला हुआ पुलिकट लेक। इसके अलावा देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय वह है उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र जो कि हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय में कई प्रकार के जो अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित होते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? वही कश्मीर हिमालय की। अब देखते हैं दक्षिण और मध्य भारत की जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उत्तर भारत के सारे पहाड़ियों को देखें, अब देखेंगे दक्षिण और मध्य भारत की। आपको पता है कि भारत का जो बृहद क्षेत्रफल होता है प्रायद्वीपीय पठार और एक मेज की आकृति वाला होता है। इसमें क्योंकि गोंडवाना लैंड के पार्ट होने की वजह से एक क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। और प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि की अपक्षय और अफवाह के कारण प्राचीनतम भूभाग है, बहुत प्राचीनतम है। और इस पठारी में चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं और गोलाकार पहाड़ियाँ भी हैं। इस पठार के भी 2 भाग हैं, जो कि एक मध्य उच्च वाला और दूसरा है दक्कन। नर्मदा नदी के जो उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है मालवा पठार से अधिकतम क्षेत्रों में फैला हुआ है और उसे उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जो नर्मदा नदी के उत्तर, मतलब आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश जो गुजरात के ऊपर वाला पार्ट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो कि है मध्य उच्च भूमि के नाम से। वह विंध्य श्रृंखला जो कि दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर में अरावली से घिरी होती है, उसको बोलते हैं विंध्य श्रृंखला। और अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर फैली हुई है। ये इसका निर्माण बहुत पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो से 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह भारत का सबसे प्राचीनतम है अरावली। और इसके विषय में देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची सबसे प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है गुरु शिखर, जो कि अरावली है। और इसका सबसे सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 किलोमीटर इसका। ठीक है, कितना है? 1722
किलोमीटर है। 1722 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसको बोलते हैं गुरु शिखर। इसके अलावा जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों के द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, उसे अवशिष्ट या दृष्टिगोचर करते हैं। देखिए अरावली जो कि मोस्टली भाट आपको रेजिडुअल माउंटेन के रूप में दिखेगा, मतलब लोग बारिश के पानी से, धूल से, हवा की वजह से मृदा का बिल्कुल अपर्दन हो गया है। जो पहाड़ियाँ टूट के एक समतल भाग का रूप ले लिए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप पहाड़ी पे हो। बहुत सारे स्थान पर बस चुके हैं लोग, ठीक है, जिसमें से विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा, ठीक है, ये सब रेजिडुअल माउंटेन का पार्ट हो गया है। वहीं पर सतपुड़ा जो कि देखा जाए, सतपुड़ा जो कि दक्कन पठार का भाग है, और इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती हैं। सतपुड़ा सीढ़ियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो कि सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी में है, जो कि सतपुड़ा सीढ़ी का पार्ट है, धूपगढ़। और इसको पश्चिमी घाटी के सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है, जो कि 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का अपेक्षा सबसे ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से और दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हम लोग देखे थे मध्य भारत, उत्तर भारत का पार्ट को। अगर हम दक्षिण भारत में घुसें, साउथ में अगर जाएं थोड़ा सा दक्षिण भारत में, तो नल्ला मलाई पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है, और नल्ला मलाई पहाड़ी है, उसमें कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। दुद्दा बेट्टा जो कि नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो कि इसका टोटल ऊंचाई देखा जाए 2637 मीटर है। और यहाँ पे जो कि टोडा जनजाति निवास करता है, दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जनजाति है टोडा, तमिलनाडु में है, वहाँ पर निवास करती है। वहीं पर अन्नामलाई पहाड़ी जो कि केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊँची चोटी है अनाईमुडी है, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कडामम झील आप देखे होंगे, कडामम पे इलायची की जो खेती होती है, कडामम जो कि दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इलायची की खेती के लिए बहुत बड़ा पैमाना है। इसके अलावा देखिए सेवराय पहाड़ी हो गया, जो कि तमिलनाडु के सलेम में स्थित है। ये पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं के पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। तो अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, इसके विषय में हम लोग टोटल देख लिए हैं। इसका टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक लगभग फैला हुआ, गुजरात के पालनपुर से लेकर। और इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल, जो कि 600 से लेकर 570 बिलियन वर्ष पूर्व। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत, जो कि 1722 मीटर है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली जो कि राजस्थान में है, अरावली के जो अनुमानित आयु आपने देख लिया है। इसको रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। देश में हिमालय का पर्वत क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक सबसे प्राचीन है? वह भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में स्थित है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 2695 मीटर है। और भारतीय प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का जो सही क्रम है नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल जो कि है नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पर्वतमाला केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वतमाला। वहीं पर भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज किया है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वतों श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह है अजंता पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला, कैमूर, नागा पर्वत और पीर पंजाल पहाड़ियाँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़ामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु। सेवरा पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडो पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर। गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लईमलाई तमिलनाडु में। डालमा जो कि झारखंड में देखने को मिलेगा, डालमा पहाड़ी। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई, काडमम और नल्लामलाई में से भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है काडमम पर्वत श्रेणी। और नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में देखिए तो महादेव पर्वत श्रेणियाँ सबसे पश्चिम में, उसके बाद मैकाल, फिर छोटा नागपुर पर्वत, फिर खासी की जयंतियाँ जो कि हैं खासी की पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, सही कथन है पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। और पश्चिमी घाट में अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत सबसे अधिक ऊंची है। और पश्चिमी घाट में अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल करेक्ट है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ जो कि पुरानी रिफ्ट घाटियाँ हैं और इनका जो बहाव है पश्चिम की तरफ है। और पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन है यह एक भ्रंशोत्य पर्वत है। इनका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है, इनका उत्तरी ढाल लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। वहीं पर कोडाई कनाल जो कि पालनी तमिलनाडु में स्थित है कोडाई कनाल। और मुकंदरा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है वह है मुकंदरा पहाड़ी। गलीकोंडा, सलेहेर, सिकरांग, गुट्टा, मार्दिगुला गोंडा में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है वह है सलहेर। देखिए केरल का सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नागालैंड का सरामती है। उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का है दोद्दा बेट्टा। सतपुड़ा क्षेत्र में सबसे स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम देखा जाए तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव और मैकाल की पहाड़ी हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत चोटियाँ जो कि चैप्टर है, इसको देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसके विषय में हम लोग देख लिए हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और इसकी टोटल ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है,
और बसंती पाल पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई थी 1984 में। भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि K2 जिसको बोलते हैं। यह पर्वत शिखर जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसका जो ऊंचाई है 8611 है। वहीं पर माउंट एवरेस्ट का 8848 है, मीटर में है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी हो गया K2 गॉडविन ऑस्टिन, और पूरे विश्व का हो गया माउंट एवरेस्ट। सब हिमालय पर्वत का पार्ट है। वहीं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसका ऊंचाई है 8598, कंचनजंगा का है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। पूरा क्षेत्र जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जितने भी है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जुको तोबोई जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। मैं भारतीय महिला पूछेगा तो बचेंद्री पाल है। बचेंद्री पाल, चंद्र प्रभा एतवाल, जया सिंह और संतोष यादव में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला पर्वतारोही है वह है संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। सबसे ऊंची चोटी आपने देख ही लिया है। भारत का सेकंड नंबर की चोटी जो कंचनजंगा है, जिसका ऊंचाई आपने देखा 8611 है। कंचनजंगा जो कि है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका टोटल लंबाई 8598 मीटर है। 8611 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा हो गया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा में नेपाल और सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी जो कि गढ़वाल हिमालय का भाग है, वहीं पर नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत ऊंची चोटी है, राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसके अलावा देखिए, गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से जो कि भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं हुए गोसाईथान। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा में है। गौरलाटा चोटी सामरीपाट में है, वहीं पर कुंभलगढ़ एक अरावली का उच्चतम शिखर है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है घाटियाँ और दर्रों के विषय में देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वह धौलाधर और पीरपंजाल जो कि कुल्लू घाटी है। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में नेलांग घाटी है। और मूर्खा घाटी जो कि मरखा घाटी जिसकी लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, यूथांग घाटी जो कि सिक्किम में स्थित है, मूर्खा घाटी लद्दाख में है। ठीक है, और जुकू घाटी जो कि नागालैंड में है, जुपू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चारों ओर से पर्वतीय घाटियों और बसपा नदी से घिरी है। यूथांग घाटी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। वहीं पर देखा जाए सही कथन देखिए, मौन घाटी साइलेंट वैली जो कि राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर ककडावी जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव। वहीं पर कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्राचुर वनों से उद्भूत है। शांत घाटी जो कि साइलेंट वैली केरल राज्य में अवस्थित है। प्रमुख दर्रे के विषय में देखते हैं। दर्रा देखिए क्या होता है कि किसी पर्वत या पहाड़ी में जो निचला भाग होता है जिससे होकर रास्ता का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं पासस, दर्रा। जैसे मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में जो हिमालय पर्वत है उसका कहीं कहीं ऐसा पहाड़ी है कि तुम नीचे है, उससे लोग भारत और चाइना में जाने की एंट्री है, भारत और नेपाल में जाने की एंट्री है।
तो इसी को बोलते हैं दर्रा। दर्रा पर्वतों के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलेंगे, जिससे होकर सड़क, रेल मार्ग आदि गुजरता है। काराकोरम दर्रा जो कि भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर बुर्जिल दर्रा हो गया, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, सब है। तो देखते हैं क्वेश्चनों का। पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में है। भोर घाट महाराष्ट्र में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लेह जाने का रास्ता जो कि जोजिला दर्रे में स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2006 में लगभग मध्य में भारत और चाइना के बीच बढ़ते व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वह है नाथुला दर्रा। माड़ा नीति जो कि उत्तराखंड में है। जोजिला लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक दर्रे को पता होना चाहिए। थाल घाट, बोर घाट जो कि महाराष्ट्र में है। जहाँ पे घाट वर्ड लग गया तो आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट में। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। खैबर दर्रा देखिए, थाल घाट और भोर घाट, खैबर दर्रा और पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं है, वह खैबर दर्रा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों ही महाराष्ट्र में आपको देखने को, जहाँ पे घाट लग गया ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसको भी याद करने का एक ट्रिक्स मान लीजिए। और नीति या माना दर्रा जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लिपुलेख हो गया, नीति हो गया, माना, शिवकिला। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, तो एक सारांश में अगर देखा जाए तो लद्दाख में आपको मिलेगा खारदुलांगा, खारदुगला और काराकोरम, जोजिला, चांगला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगची, ये सब हो गया। माना जहाँ पे लग गया ये सब आपको उत्तराखंड में, जैसे मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख।